एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, सीधे संसद भवन के बाहर विजय चौक से लाइव आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम। ब्रेक से पहले हमने बात की भाई महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आने के बाद इस वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष का मूड कितना दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, किसकी कैसी ताकत दिखाई देती है। अब महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। लेकिन उससे पहले आज जो प्रधानमंत्री ने कहा वो आपको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग जो बार बार हार रहे हैं चुनाव, जिनको जनता बार बार नकार रही है, इसकी वजह यह है कि ये जनता का मूड समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे हैं। संजय राउत, उद्धव ठाकरे चुनाव हारने के बाद इन्होंने क्या कहा? पहले इन्होंने कहा था कि भाई ये नतीजा हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, महाराष्ट्र की जनता धोखा नहीं दे सकती। उसके बाद वो आए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी पर कि चंद्रचूड़ जी ने फैसला नहीं दिया, पार्टियों में जो टूट हुई थी उस पर, इसका नतीजा है जो कुछ इस चुनाव में हुआ, चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। उस पर अब एक ईवीएम को लेकर के भी अब डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर कम से कम उद्धव ठाकरे जो है वो हमलावर है, उनकी पार्टी। उन्होंने कहा कि इन्होंने ईवीएम पर भी गलत फैसला दिया। अगर ये चुनाव जो है बैलेट बॉक्स से होते, पर्चे पर ठप्पा मार के होते, तो ये नतीजा नहीं आ सकता था। इस पर भी उनको सोचना चाहिए कि ईवीएम पर निर्णय उन्होंने ऐसा क्यों दिया था। अभी वो बात कह ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी ये बात कह रही थी। लेकिन आज हाउस में जब पहुंचे सांसद कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं और मेरा अनुभव कभी ईवीएम से खराब नहीं रहा। आप चुनाव हारेंगे, चुनाव जीतेंगे, दोनों चलता है, लेकिन ईवीएम पर जब तक मुझे कोई ठोस सबूत न दे दे कि हाँ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या करेंगे? पी चिदम्बरम के बेटे इस बात को कह रहे हैं। तो आपको ये बयान मैं सुना रहा हूं। फिर आज एक बड़ा मजेदार वीडियो आया है अजीत पवार और रोहित पवार का। ये भी चाचा भतीजे लगते हैं, दोनों जीत गए अपना चुनाव। लेकिन अजीत पवार ने कहा बेटे मेरी वजह से जीत गए तुम, तुम्हारे यहां मैंने सभा नहीं की थी, पैर छुओ मेरे। वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा ये मोदी जी, संजय राउत और कार्ति चिदम्बरम, इनकी बात आप सुनिए। ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में 400 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा, इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर हैं। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है
या अजित पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। I have been participating in elections which have been using EVM since 2004. I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. If others have some sort of doubt about the efficacy of the EVM, it's really for them to say. But I personally do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVMs, because we win elections in EVMs, we lose elections in EVMs. So, I mean, unless somebody comes up with really scientific data to prove that there has been manipulation, I'm not willing to change my mind. अब आपने सुना साहब क्या कह रहे हैं संजय राउत और कार्ति चिदम्बरम, क्या कह रहे हैं? संजय राउत कह रहे हैं दोबारा पेपर बैलेट से चुनाव कराओ और फिर ये अगर नतीजे आ गए तब हम मान लेंगे ईवीएम ठीक है। और ये इतना गजब कॉन्फिडेंस है उनका। और कार्ति चिदम्बरम क्या कह रहे हैं? वो साहब कह रहे हैं भाई मेरा कोई अनुभव खराब नहीं रहा, और जब तक कोई साइंटिफिक डेटा देकर के प्रूव ना करे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुई है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। किसी को जो कहना है वो कहता रहे, मतलब वो बिल्कुल अपनी पार्टी की लाइन से बिल्कुल मेरी पार्टी जो कह रही कहती रहे, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कुछ गड़बड़ हुई है जब तक कोई प्रूव ना कर दे। और बेहद पढ़े लिखे नेता हैं चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, और फॉरेन में हार्वर्ड वगैरह से भी इन्होंने पढ़ाई की है। और समझा जा सकता है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जब चुनाव आयोग इतनी बार बुला चुका है सभी पक्षों को कि भाई अगर आपको कहीं से टेम्परिंग का कोई भी प्रमाण मिले तो आइए और डेमो दीजिए और हमें बताइए कि हाँ कहाँ क्या हो सकता है, तो उसके बाद ये सिर्फ वो जो कहावत है ना कि सियानी बिल्ली खंबान हो जाए, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और अब एक छोटे एग्जाम्पल से देखें, इसी चुनाव में नांदेड़ की लोकसभा सीट महागठबंधन जीता 1400 समथिंग वोट से, तो और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्पीच में बोल चुके थे। तो अगर कोई ऐसी संभावना होती तो किसी हद तक जाके वो किया जा सकता था। उस नांदेड़ में आप देखें तो जितनी विधानसभा सीटें हैं महायुति जीती और लोकसभा सीट महाविकास अघाड़ी जीता है। जो मार्जिन है, ये मैं एक बार फिर बता दूं, आपने बहुत बड़ी बात याद दिला दी है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में चुनाव जीतने के बाद जो बोला कार्यकर्ताओं के सामने, उन्होंने कहा कि हमारी एक लोकसभा सीट बढ़ गई। वो नांदेड़ की बात कर रहे थे, मतलब उनको उस वक्त बताया गया होगा साहब जीत गए जीतने वाले हैं, बिल्कुल 35,000 से ज्यादा की लीड थी। और उसके बाद पलट गया। तो अगर किसी की चोरी करने की नियत होती है और प्रधानमंत्री बोल चुका है तब भी, और 1400 कुछ मार्जिन, मतलब सोचिए कि कितना मामूली मार्जिन था कि प्रशासन भी चाहे इधर उधर तो वो कुछ उसमें अगर कोई स्कोप होता तो वो जरूर करना चाहता कि भाई इस लेवल पे जाया जा चुका है। और जब पीएम बोले थे तब 35,000 की लीड थी, वो एकदम से पलट गया। तो ये सारी चीजें बस कहने की होती हैं। जैसे उद्धव ठाकरे केस में देखें सौरभ, मुंबई की जो सीटें जीते हैं उनमें से 8 सीट तो सीधे सीधे ऐसी है जहां पर राज ठाकरे का जो वोट है, राज ठाकरे की पार्टी का जो वोट था वो हार जीत के अंतर से ज्यादा था। मतलब सीरीज बात है, उसमें राज ठाकरे ने शायद उद्धव ठाकरे को वहां पे वो मदद की है। तो इस तरह इलेक्शन मैनेजमेंट में आप हारे हैं, ज्यादा सीटें मिली मुंबई में उनको, बिल्कुल। और इलेक्शन मैनेजमेंट में आप हारे हैं, आप नैरेटिव में हारे हैं, आप वर्कर्स में हारे हैं, आप इश्यूज में हारे हैं। अभी मुझे अपोजिशन में कोई बड़ा नेता, सौरभ नाम नहीं ले रहा हूं कि ऑफ रिकॉर्ड बातचीत थी पार्लियामेंट में, वो बता रहे थे कि ये किसी एक इशू एक वजह से ये हार नहीं हुई है, चौतरफा हारे हैं हम लोग। और वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि बटना कटना वाला नारा ये चला है। वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे कि हर एक पॉकेट में हर एक लेवल पे हम लोगों की हार हुई है। आपने रजनी पाटिल एक सांसद हैं, जानते होंगे आप लोग, उनका बयान स्टेटमेंट हम निकलवा रहे हैं, आ जाएगा तो मैं दिखा दूंगा अभी आपको। उन्होंने ये कहा कि भाई महायुति मिलकर चुनाव लड़ी, हमारे में एकजुटता नहीं दिखाई दी। हमारे नेता लोग तो ठीक है जो बोलते हैं, कार्यकर्ता ग्राउंड पर एकजुट नहीं थे इसलिए हम लोग नहीं जीत पाए। वो साफ साफ ये बात करिए। अच्छा, ये लोग जो बहुत बड़े नीति निर्धारक नहीं होते हैं, वो ग्राउंड पर थोड़ी ज्यादा नजर रखते हैं, वो उनका ये बात कहना है। अच्छा, चंद्रचूड़ साहब को इसमें बार बार एक चीज खाली जोड़ दूं आपकी लाइन में, उसमें आपकी बात और फिर उसमें ज्यादा सटीक समझ में आएगी कि अपोजिशन के उस नेता ने ये भी कहा कि फर्क देखिए कि जब हमारे गठबंधन सीट शेयरिंग को लेके बात करता था तो हमारे नेता फुले फुले मुंह लेके निकलते थे और नाराजगी वाली खबरें बताई जाती थी। महायुति के अंदर चाहे जो कुछ भी होता हो, हर सीट शेयरिंग के बाद तीनों नेता एकदम मुस्कुराते हुए बाहर आते थे और कार्यकर्ताओं में ये मैसेज आता था कि हम लोग एकजुट हैं। वहां भी हमारी चूक हुई है। चंद्रचूड़ साहब अब जरा प्राइम टारगेट है, अब तो हो गए पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो गए। ईवीएम का फैसला, पार्टियों का फैसला ना करना, सिंबल का फैसला, दोनों को लेकर के उनके ऊपर निशान है। सौरभ जी, यही लोग हैं जो अक्सर कहते हैं कि नेहरू जी पर क्यों चले जा रहे हैं। अब चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस के तौर पर पास्ट हो गए, कम से कम इससे तो बचना चाहिए।
जब तक वो कुर्सी पर रहे तब तक यही जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल कमाल था वो क्या था, एकदम नतमस्तक था, आहा कमाल हो गया। और जैसे ही गए वो तुरंत उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये भी दिखाता है कि आप किसी भी चीज का, कुर्सी का, न्यायिक व्यवस्था का, संवैधानिक संस्था का, जनता का, लोकतंत्र का, किसी भी चीज का आप सम्मान नहीं कर सकते। और नांदेड़ पर मैंने देखा कि कई लोगों ने टिप्पणी की कि ऐसा कैसे हो सकता है, कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि हम लोकसभा जीत गए और विधानसभा में सब वो लोग जीत गए। अब इसी दिल्ली में जहां हम खड़े हैं, दो बार हो चुका है, तीसरी बार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई यहां जीत जाएगी, प्रचंड बहुमत से जीत जाएगी, लेकिन लोकसभा के 3 चुनाव 7-0 वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। जनता तय करेगी ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपको अचानक भाजपा को वोट देने वाली जनता राक्षस, कम्युनल, एकदम दिमाग में भर दिया गया है, वो सब लगने लगती है। एक तो पहले उससे आउट होइए। दूसरा, आपके नेता नियमित तौर पर जनता के पास जाना पसंद नहीं करते। जैसे अभी राहुल गांधी की चर्चा हो रही थी, तो भाई वो क्यों जाएं? अभी मतलब पता नहीं कितना सही कितना गलत, शायद पूरा परिवार कहीं शादी में गया हुआ है, किसी कारोबारी के विवाह समारोह में वो सब लोग हैं। अब सवाल ये है कि जब उनको लगा कि 44, 54, 52 जो भी 52 था और 99 हो गए, जब बिना कुछ किए ये हो गया तो फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर खड़े होकर भाषण दे देंगे। वो राजनीति की तरह लेते नहीं है। और चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तीनों अपने वाले वर्कर पर कंसंट्रेट कर रहे थे। आपको ध्यान में होगा, बटेंगे तो कटेंगे पर बाकायदा अजीत पवार ने उल्टा स्टैंड लिया। कहा गया कि ये तो गड़बड़ हो गई सारी पार्टी। देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत कहा कि वो दशकों जहां राजनीति किए हैं वो एंटी हिंदुत्व वाली, इससे स्ट्रांग स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद तीनों अपनी अपनी जगह खड़े होकर एक साथ चलने में सक्षम रहे, वहां एक साथ चल नहीं पाए। उद्धव ठाकरे का उतरा हुआ मुंह, शरद पवार का पूरी तरह से आत्मविश्वास टूट जाना, और फिर बचते हैं राहुल गांधी जो वहां थे नहीं। वहां कौन थे? नाना पटोले, जो हर दूसरे दिन संजय राउत के साथ बढ़िया जवाबी कव्वाली करते थे। जनता इसको पसंद नहीं करती। अच्छा ठीक है, अब जरा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है उसकी हम लोग चर्चा कर लें। समीर जी, क्या खबर? तो सबसे बड़ा सवाल तो भी यही है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसे जो आंकड़े आए, जिस तरीके से मतलब हमारा सवाल हुआ ना, आपके पास तो जवाब है। नहीं, जवाब नहीं, अभी तो किसी के पास जवाब नहीं है। जवाब तो सिर्फ 1 या 2 लोगों के पास है, शीर्ष नेतृत्व को पता होगा। बाकी तो अभी जो दावेदार है महाराष्ट्र के, उनको भी पता नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो पार्टी तय करेगी। नहीं, खबर जो हमें मुंबई से हमारे लोग दे रहे हैं वो तो मतलब हमारे मतलब इंडिया टीवी के लोग वो ये कह रहे हैं कि भाई अजीत पवार साहब तैयार हो गए कि देवेंद्र फडणवीस बने। देखिए, अजित पवार ने इसके चुनाव के पहले भी बयान दे चुके थे। अजित पवार से जब ये पूछा गया था तो अजित पवार ने कहा था कि भाई देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा त्याग रहा है, और देवेंद्र भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होने के बाद भी देवेंद्र उप मुख्यमंत्री बने थे। अगर चुनाव के बाद देवेंद्र मुख्यमंत्री बनते तो महाराष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा। 5 साल उनका कार्यकाल महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। जब उनसे पूछा गया था चुनाव प्रचार के दौरान तो वो कह चुके थे। और वैसे भी अजित पवार एकनाथ शिंदे के साथ तो बड़े प्रतिद्वंदी रहे राजनीति में। दोनों मराठा है, दोनों की अपनी राजनीति मराठा वोट के लेके और क्षेत्र को लेकर प्रतिद्वंदिता रही है, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा को लेकर। तो अजित पवार कभी नहीं चाहेंगे। अजित पवार का अगर चलेगा तो वो देवेंद्र फडणवीस का ही पक्ष लेंगे। वो जानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने से उन्हें कई दूसरे फायदे भी इसके अंदर मिलेंगे। देखिए, अब कई तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। चर्चा ये भी हो रही है कि ये एकनाथ शिंदे को प्रस्ताव दिया गया है कि आपकी जगह आप श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाइए, आप दिल्ली की राजनीति में आइए मंत्री बनकर। ये भी कहा गया है कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके बेटे को श्रीकांत को कैबिनेट में यहाँ शामिल कर लिया जाएगा। अजित पवार के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके सरकार से कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है केंद्र के अंदर, तो हो सकता है सुनील तटकरे या प्रफुल्ल पटेल में से किसी को केंद्र में शामिल किया जाए। अगर सुनील तटकरे की बेटी जो मंत्री थी, जीत गई है चुनाव, वो प्रदेश में शामिल होगी, तो हो सकता है प्रफुल्ल पटेल प्रदेश केंद्र की मंत्रिमंडल में शामिल हो। तो अभी तमाम विकल्पों पर चर्चा हो रही है आखिरकार। और जहां तक देवेंद्र फडणवीस की बात हो, देवेंद्र फडणवीस का जो 5 साल का कार्यकाल रहा था और इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से आगे बढ़कर पूरे चुनाव को लीड किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज किया उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने धर्म युद्ध की बात की, ओबीसी को उन्होंने ललकारा, जिस तरीके से वोट जिहाद की बात की, संघ के साथ इनका जो कोऑर्डिनेशन रहा था, जो अतुल लीमे है उनके साथ देवेंद्र फडणवीस का जो कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर रहा था संघ और भाजपा के बीच में, उसमें बड़ी भूमिका देवेंद्र फडणवीस की थी। तो सबसे बड़े दावेदार तो देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन अब पिछले बार भी जब ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री शपथ लेने जाते जाते उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई थी, तो अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े दावेदार। अंतिम समय जो होना होता है सर, इनको पहले पता होता है। जी, आप पूछ लेंगे फिर। हाँ, देवेंद्र जी किसकी तरफ दिखा रहे हैं? पहले पता होता है प्रधानमंत्री।
एक्चुअली देवेंद्र जी को पता तो शुरू से होता है, हाँ, लेकिन वो अंतिम समय में बताते हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह ठीक पीछे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी अगर सिचुएशन को समझे अगर सौरभ, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हुए वहां के रेफरेंस पॉइंट को उठा के देखे तब समझ में आएगी बात। पहली बात तो ये कि बीजेपी ने का शिवसेना उद्धव ठाकरे से गठबंधन क्यों टूटा, क्योंकि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का पद नहीं देना चाहती थी। ठीक, 2.5 साल के लिए भी तैयार नहीं थी। दूसरी बात कि शिंदे को मुख्यमंत्री किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। शिंदे की पार्टी खड़ी किसने की? बीजेपी ने खड़ी की। इस बार के चुनाव में स्ट्राइक रेट या बाकी सारी चीजें, ड्राइविंग सीट पे कौन था? बीजेपी ड्राइविंग सीट पे थी। अब ऐसे नंबर्स के आने के बाद बीजेपी के पास ऐसा कोई कारण है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, खासतौर पर तब जब एक क्रॉस स्टेट पार्टी को सफलता हासिल मिली। अब तो वो भी नैरेटिव नहीं है कि मराठा और गैर मराठा, मराठी क्षेत्रों में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई। अब बड़ा मसला ये है कि इतना समय क्यों लग रहा है। जैसे सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से 27 से 30 तारीख 4 दिन को ब्लॉक किया गया है कि इन 4 दिनों में किसी दिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बड़े भव्य कार्यक्रम के साथ शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी चीज बताइए कि फिर डेट क्यों नहीं तय हुआ। जब हमने पूछा अपने सोर्स से तो उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम क्योंकि अभी नहीं मिला है तो उनके समय के हिसाब से तय होगा। तो वो समय आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि फैसला लेना है, इसलिए अभी वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक फैसला हुआ नहीं है। स्वाभाविक तौर पर आप देखें कि संघ एकदम से चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस बने, ड्राइविंग सीट पे वही है। और एक चीज और सर मैं आपको बताऊं कि जब शिंदे मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम, सरकार की कार्यशैली को लेकर देवेंद्र फडणवीस कोई बहुत खुश नहीं रहे हैं। जो वो शिंदे के कार्यशैली को लेकर बहुत सारी शिकायतें आती थी, अधिकारी बहुत सारी शिकायतें पहुंचाते थे। तो ये वो जरूर इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि ड्राइविंग सीट पे बीजेपी का ही हो। रह गई बात अजीत पवार की, तो अजीत पवार और शिंदे में तो बनती ही नहीं है। शिंदे हटे थे तो उसमें एक नैरेटिव यही दिए थे कि अजीत पवार बहुत परेशान करते हैं हमारे लोगों को, तो अजीत पवार किसी भी कंडीशन में अपने तो बन नहीं सकते, वो उनको पता है। तो वो बहुत स्वाभाविक तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम को बीजेपी जाएंगे। जी सर। देखिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए देवेंद्र जी ने बहुत सारे कारण बताए दिए, समीर जी ने भी बता दिए। सिर्फ एक कारण मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी के पास कार्यक्रम के लिए समय नहीं है इसलिए तय नहीं हो रहा। वो तो तय हो जाएगा, कोई तो और वजह है, सही बात। कोई और बड़ी वजह है जिसकी वजह कोई फैसला मुख्यमंत्री को लेकर नहीं हुआ। और ये सारे कारण हम बहुत ही वो मानते हैं जस्टिफाइबल भी है और एक अपरेंट है, जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति। लेकिन राजनीति तो अपरेंट तरीके से चलती नहीं ना, मुश्किल काम ये है, इसलिए मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो रहा ना। भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक का इतने 40 साल में सबसे बड़ा बहुमत है, 133 सीटें, तो उसकी दावेदारी में कोई शक नहीं हो सकता। पिछली बार उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर लिया, अपने मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना लिया, वो भी सेक्रीफाइस आप मान सकते हैं। हालांकि मैं उसे सेक्रीफाइस नहीं मानता, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल गेम था कि शिवसेना को तोड़ने के लिए आपने ये काम किया, उसे सेक्रीफाइस के तौर पर मैं नहीं देखता। लेकिन अजीत पवार साहब किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे बने मुख्यमंत्री। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या लोग चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बने या ना बने। संघ चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस बने, मसला इस पर अटका हुआ। ये एकनाथ शिंदे संघ चाहता है, सोचना बीजेपी को है, सोचना बीजेपी को। संघ का सपोर्ट है, अजीत पवार का सपोर्ट है, पार्टी का वर्कर का सपोर्ट है, सब कुछ है। बीजेपी के किसी भी धड़े के पास, मतलब धड़े में ये सोच क्यों हो सकती है कि देवेंद्र फडणवीस ना बने? वो महाराष्ट्र की राजनीति को ध्यान में रखते हुए कि अभी एकनाथ शिंदे साहब मराठा लीडर हैं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण लीडर है, तो क्या मराठा की राजनीति को किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, इसकी एक बड़ी चिंता है। शिंदे साहब किसी न किसी तरह तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ये उद्धव साहब ने और शरद पवार साहब ने सारा गेम उनका बिगाड़ दिया। यदि 100 सीटें ले आते थे, थोड़ा सा ताकतवर तरीके से खड़े हो सकते थे वो, तो गड़बड़ी शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने की एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने से रोकने में। चुनाव नहीं लड़ते फिर तो। हाँ, तो लेकिन एकनाथ शिंदे को, और फिर वो कमांडर है अपनी पार्टी के, हाँ। तो उनका एक ईगो लेवल अलग होता है। देवेंद्र फडणवीस के तो सिपाही हैं, पार्टी ने जो कहा उसको मानना ही है। तो अभी मराठा, गैर मराठा, ब्राह्मण नहीं, वैसे देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा बेटर, मतलब संभावित उम्मीदवारों में से कोई नहीं है। और जो मैं सबसे बड़ी बात मानता हूं कि वानखेड़े स्टेडियम जिस दिन पार्टी ने तय किया, जो देवेंद्र जी ने खबर दी थी, उस दिन तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरा मुख्यमंत्री, पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेगा।